तो सबसे पहले हम देखेंगे एक सॉलिड एलिमेंट में जो थर्ड एलिमेंट है वो इमेजिनरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पावर। आज के लेक्चर में हम जो ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, हाउ मच ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमारे पास है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले it has high degree of complexity because of which the living organisms are able to carry out a number of processes which distinguish them from the non-living things। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर लाइफ की भी कुछ ऐसी ही डेफिनेशन देखी थी कि कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि लाइफ को नॉन लिविंग से जो है वो सेपरेट करती हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश करे, वो हमारे पास लाइफ थी। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी सेम ऐसे ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम लोग एक कॉम्प्लेक्सिटी का एक लेवल देखते हैं और उसके अलावा सीक्वेंस देखते हैं कि यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सीक्वेंस केमिकल्स की या किसी एलिमेंट की जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड को लेस कॉम्प्लिकेटेड से अलग करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं इनका जो सिस्टम होता है वो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है जो कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी होती है कि कोई भी बॉडी है उसका एक ख़ास जो है वो कोई ना कोई एक सर्कल होता है जिसके अंदर वो मौजूद होती है। अगर हम उसकी सीक्वेंस को देखते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद उसको नॉन लिविंग से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह का फ़र्क आ जाता है। तो इसे हम सबको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स जो हैं, नेम बायो लिविंग और एलिमेंट्स मतलब वो केमिकल्स जो कि लिविंग के अंदर मौजूद हैं या वो केमिकल जो लिविंग बॉडी को बनाते हैं। जितने भी केमिकल्स हैं हमारे जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे 92 नेचुरली जो अकरिंग केमिकल्स हैं वो मौजूद हैं। उनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो ज़्यादातर जो है वो हमारे उसमें हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर यूज़ की जाती हैं। इन 16 बायो एलिमेंट्स का अगर परसेंटेज देखा जाए तो उनमें से 6 ऐसे हैं जो कि मेजर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि लेस परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो जो हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं जो कि तकरीबन 99% हमारी बॉडी का बनाते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीजन जो कि 65% बनाती है। सेकंड है कार्बन जो कि 18% बनाती हैं। हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1% बनाती है। ये सीक्वेंस के साथ और ये जो है वो ऑप्शन MCQs के अंदर भी आ सकते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। उसके अलावा बाकी बचते हैं वो जो कि ये 16 नहीं हुए, ये सिर्फ 6 हैं। तो बाकी जो 10 है वो हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं, जो कुछ ट्रेसेस अमाउंट्स में मौजूद है या कुछ बहुत ही ज़्यादा लेस क्वांटिटी में मौजूद है। उसमें हमारे पास पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक एंड आयोडीन है जो कि कुछ बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल कि किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है वो बनती है। तो वो सिंपल कि हर चीज़ जो है वो उसको समझने का एक तरीका होता है कि आप सबसे पहले एक सिंपल चीज़ को समझो, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लेवल अप करते जाओ तो आपको जो मेन चीज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी समझ आ जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो हैं जिससे मिलकर एक एटम बनता है। तो एटम जो है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे मुश्तमिल होता है।
तो ये तीन चीज़ें जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगी। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है जो कि एटम से ही मिलकर बनी होती है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, बिकॉज नॉन लिविंग भी केमिकल्स ही होते हैं। उसके बाद आ जाता है एटम। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं यही आपस में मिलेंगे, एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास अरेंजमेंट में ये कंपाइल होंगे और उसके बाद एक एटम बन जाता है। एटम जो होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो है वो एक एलिमेंट होता है जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर फर्दर डिवाइड करना है तो वो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसमें तो वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एटम की खसूसियत नहीं रहेगी उसके अंदर। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो फिर हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। इनके जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी बड़े एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं, ये एटम्स मिल के आपस में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ये सेल के अंदर जितना भी काम होना होता है, सेल हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो जितना भी काम करते हैं वो सब ऑर्गेनेलीज ने ही करना होता है। उसके बाद आ जाता है सेल। सेल क्या है? अब ये ऑर्गेनेलीज हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रियोल्स हैं, और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। वो कुछ छोटी छोटी इंटिटीज़ हैं जो कि होल फंक्शन को जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। जब ये आपस में मिलते हैं, एक ही स्ट्रक्चर बनता है, तो इसे हम कह देते हैं ये है सेल। सेल जो है वो यूनिट है लाइफ का। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी है। इनके अगर ये सेल नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ मौजूद ही नहीं रह सकती। उसके बाद आ जाते हैं टिश्यू। अगर हम सेल और ऑर्गेनेली का इस तरीके से देखना चाहें कि सेल में और ऑर्गेनेली में, अब हम ये बात कर रहे हैं कि सेल है फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट, लेकिन उसी टाइम पे हम ये बात कर रहे हैं कि जितना भी काम होना होता है सेल के अंदर वो ऑर्गेनेलीज है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेल ने एक सर्वेंट रखे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ काम करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिक्रीशंस करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स को करते हैं, बायो कन्वर्शंस करते हैं चीज़ों की। उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनेलीज होती हैं लाइक राइबोसोम्स वगैरह हैं, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो मतलब सेल एक स्ट्रक्चर है जो कि इन छोटे छोटे प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, कंपाइल हुआ है एक बाउंड्री के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ इन्हीं सेल्स का जो है वो एक क्लस्टर होता है, एक क्लम्प होता है जो कि एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं। बिकॉज बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स का काम है कि हमारे बॉडी के अंदर एक मैसेज को दूसरी तरफ लेकर जाना, यानी कि कम्युनिकेशन का जो है वो एक ज़रिया बनते हैं। तो टिश्यू जो होता है ये होते तो बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन वो सेल्स होते हैं जो एक जैसा काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म नहीं करते। ये एक टिश्यू जो है वो एक काम कर रहा है, देन नेक्स्ट टिश्यू है नर्वस टिश्यूज़ जो है वो एक काम कर रहे हैं, सिक्रेटरी टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक काम करें। मतलब इस तरीके से हर टिश्यू जो है वो अपना अपना एक काम कर रहा होता है। ये टिश्यूज़ आपस में लिंक्ड हो सकते हैं, मतलब एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ लिंक हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट काम जो कर रहे होते हैं वो एक ही टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्गन। अगर आप देखें इसको तो हम जो है वो तरतीब से आ रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बन रहा है, फिर एटम से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली बन रही है। तो ये सारी हम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑर्गन जो होते हैं ये छोटे छोटे टिश्यूज़ से ही मिलकर ऑर्गन बनता है। एक ऑर्गन हमारा स्टमक है, उसके अलावा हमारा ब्रेन है, हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी टंग है, ये एक ऑर्गन है। ये एक ऑर्गन बहुत सारे काम कर रहा होता है, इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम अपने स्टमक की बात करें तो उसके अंदर कुछ जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं, जो कि फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा कुछ सिक्रीटरी टिश्यूज़ होते हैं जो कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होता है, जो कि फूड को थोड़ा वो करने के लिए, नरम करने के लिए यूज़
किया जा रहा होता है, तो वो चीज़ें अब दो अलग अलग टिश्यू हैं लेकिन एक ही ऑर्गन के अंदर मौजूद है। तो जो ये हमारे पास ऑर्गन होता है ये बहुत सारे टिश्यूज़ का जो एक मजमूआ होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि हमने अभी सिर्फ स्टमक की बात की है, लेकिन अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनल माउथ से एनस तक जितना भी सारा पार्ट है वो हमारे फूड के लिए ही है। तो वो एक ही काम करने वाला है कि फूड को ही प्रोसेस करके उसको यूज़ करना है, फिर उसको एसिमिलेट करना है बॉडी के अंदर। तो ये सारा काम जो है वो एक ही तरह का है, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ स्टेप्स में मुख्तलिफ तरह से काम होता है। तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है एक या एक से ज़्यादा जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो मिल के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। जैसे माउथ है, माउथ में भी जो हमारे पास टीथ होते हैं, जॉज होते हैं, हमारी टंग होती है। उसके अलावा हमारे एसोफेगस आ जाती है, फिर हमारा स्टमक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो ये सारा जो है वो एक ही सिस्टम बनाता है। ऑर्गन इसमें बहुत सारे हैं लेकिन सिस्टम जो है ये एक ही है। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज सेलुलर होते हैं कि एक मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, और सेलुलर का मतलब होता है सेल से निकला है कि एक ही सेल पे अगर मुश्तमिल है तो वो होंगे हमारे पास यूनिसेलुलर। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत सारे सेल्स की बात करें। अब जितने भी ऑर्गन्स हम देख रहे हैं कि ऑर्गन्स बनते आ रहे हैं, टिश्यू, जब हम टिश्यू की ही बात करें तो इसका मतलब वो यूनिसेलुलर तो नहीं है, वो मल्टी सेलुलर है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलके एक बॉडी बनाते हैं। फिर वो सारे सेल्स अपना अपना काम करते हैं और उस बॉडी को फंक्शन में लेकर आते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनकी बहुत सारी एग्जांपल, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं, लाइन हो गया, गोट, बिफेलो, काऊ, ह्यूमंस हो गए, ये सारे के सारे जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्पीशी। स्पीशी जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये बहुत सारे एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। ये सिस्टम तो मिलके पूरा एक सिस्टम बन गया। अब ये सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं हुई जो पीछे हम ऑर्गन सिस्टम की बात करके आ रहे हैं, इसमें हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अलग करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके एक बॉडी बनाते हैं जिसे हम स्पीशी कहते हैं। अब स्पीशी जो है वो अपने दूसरे स्पीशी से मिलता है, जैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से जो है वो मैच कर रहा होता है। आइडेंटिकल की बात नहीं हो रही, सिमिलर की बात हो रही है। सिमिलर में और आइडेंटिकल में काफ़ी फ़र्क होता है। आइडेंटिकल बिल्कुल हूबहू होता है कि जो एक इंसान के अंदर है वही दूसरे इंसान के अंदर है, जबकि सिमिलर में कुछ खसूसियात देखने में, उसकी कुछ जो है वो बॉडी ऑर्गन्स में इस तरीके से जो है वो सिमिलैरिटीज़ वगैरह मौजूद होती हैं। तो जो स्पीशी होती है ये सिमिलर होते हैं और ये इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस जो है इनकी मैरिजेस होती हैं, इसी तरीके से हर एनिमल जो है उनका एक पेयर मौजूद है। उसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो है स्पीशी की तो बात हो गई कि एक की बात करें, एक इंडिविजुअल की हम बात करें कि वो किस तरीके से है, उसके दूसरे साथी किस तरीके से हैं, अगर ये हम बात करें तो ये स्पीशी होती है। लेकिन अगर एक एरिया में कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं एक ही टाइप के, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन होती है। जैसे एक सिटी के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इंसान मौजूद हैं, तो उन इंसानों को हम एक पॉपुलेशन कहेंगे क्योंकि वो स्पीशी हैं, एक ही स्पीशी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो होमो सैपियंस हैं, तो वो फिर हमारे पास जो है वो एक ही स्पीशी बन जाती है, तो वो एक पॉपुलेशन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारे बायोलॉजी की क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, 15-20 जितने भी होते हैं, वो एक पॉपुलेशन होती है, बिकॉज वो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं। सेम इसी तरीके से जो है वो अगर एक एरिया आपने फिक्स कर लिया है, उसके अंदर आप किसी बर्ड को देख रहे हो कि बर्ड कितने ज़्यादा हैं या वहाँ पे एनिमल कितने ज़्यादा हैं, तो वो सारे के सारे पॉपुलेशन के मायनों में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी में एक पॉपुलेशन नहीं होती है, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है। जैसे अभी हमने अलग अलग देखा कि एक एरिया है जहाँ पे बर्ड्स मौजूद हैं, दूसरा एरिया है जहाँ पे एनिमल्स मौजूद हैं, तीसरा एरिया है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स मौजूद हैं। लेकिन अगर ये एक ही एरिया के अंदर मौजूद हैं और हम एक ही टाइम पे इन तीनों को स्टडी कर रहे हैं, इन तीनों को देख रहे हैं, तो ये एक कम्युनिटी होती है। जैसे हमारे फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ से रिलेटेड हैं, बहुत सारे बर्ड्स मौजूद हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह मौजूद हैं। इवन ह्यूमन बींग्स भी उनके आसपास के इलाकों में जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये सारी की सारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाती है।
नेक्स्ट कम्युनिटी के बाद आ जाता है हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है ये हमारे जो कम्युनिटी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, स्पीशीज़ को, पॉपुलेशन को देख रहे हैं, जबकि इकोसिस्टम के अंदर हम अपना इन्वायरमेंट भी देखते हैं कि किस तरीके से वो नॉन लिविंग के साथ रह रहे हैं। अब हम अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से रह रहे हैं, हम पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, तो उल्टा हम जो हमें हेल्प कर रहा है, पानी है, हवा है, इनको हम जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। तो एक कम्युनिटी के अंदर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग के साथ रह रहा होता है तो इसे हम कहते हैं ये एक इकोसिस्टम है, कि उसमें जो है वो इनका एक रिलेशनशिप मौजूद होता है। और हर जगह पे जहाँ पे चाहे एनिमल है, चाहे वो बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब के सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, नॉन लिविंग के साथ लिंक होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मतलब होता है स्पेस, यानी कि जितनी भी स्पेस है, जितनी भी जगह है, जहाँ जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। चाहे वो जो है कहीं हम डेज़र्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो हम एयर की बात कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे हशरात मौजूद होते हैं जो कि अपनी नॉन लिविंग यानी कि मिट्टी के अंदर मौजूद केमिकल्स के साथ रह रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो हमारे पास बायोस्फीयर ही है। जहाँ जहाँ पे लाइफ मौजूद है वो सारा एरिया बायोस्फीयर कहलाता है। जैसे हमारा अर्थ पूरा अगर देखा जाए तो वो बायोस्फीयर ही है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आ जाते हैं। बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो सकती है, उसके अलावा जो 6% हमने 6 मेजर एलिमेंट्स की परसेंटेज देखी है वो परसेंटेज हो सकती है। ये एमसीक्यू के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वैसे भी जो है वो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी पता होने चाहिए। बायोस्फीयर की डिफ़ाइन आ सकती है, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन की जो डिफरेंस आता है। आप डेफिनेशंस को इस तरीके से समझा करें कि आप खुद जो है वो उसको कोई ना कोई एग्जांपल जो है वो बना सकें, बिकॉज़ जब आप खुद समझते हैं तो उसमें अगर आपको बुक की जो बातें होती हैं वो रटने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बिकॉज़ वो आपकी समझ में आया होता है कि अगर कहीं से आपको वर्ड भूल भी गए हैं तो आपको कंसेप्ट लिखना आता होता है। इसी तरीके से बाकी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।